Bismillahirrahmanirrahim. Let's start this database modeling. All right. Database की कहानी जो शुरू होती है वो एक बहुत बेसिक बेनाइन किस्म की अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू होती है. उसमें हमें 3 एग्जांपल्स दी जाती हैं. सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस के बारे में बिफोर आई स्टार्ट द सब्जेक्टिव थिंग मुझे बताइएगा कि डेटाबेस क्या चीज़ है. व्हाट इज डेटाबेस? Collection of data arranged in a form of rows and columns. So it can be represented in a meaningful way. ठीक है, ये छोटी छोटी definitions हैं. और database further exploits the points in which we can search, store, update, delete the data using primary and foreign keys. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और रिलेशनल और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रख सकता है डेटाबेस. डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, डेटा प्राइवेसी है, ये सारी चीजें भी डेटाबेस के अंदर पड़ता है वगैरह वगैरह. चलें, गुड. डेटाबेस का मेन पर्पस ये है कि आप डेटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर अरेंज कर दो ताकि वो मीनिंगफुल वे के अंदर आप उसको ऑब्जर्व कर सको, उसको अपडेट कर सको, डिलीट कर सको. जैसे कि हम एग्जांपल प्रोप्राइटरी एग्जांपल्स नहीं दे सकते लेकिन भी समझने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, जैसे किसी भी कंपनी का डेटाबेस हो गया, किसी बैंक का डेटाबेस हो गया, एम्प्लॉइज का डेटाबेस हो गया, वगैरह वगैरह. स्कूल्स के अंदर जो आपकी टीचर अटेंडेंस ले रही होती हैं वो भी एक डेटाबेस है. बच्चे कब कब किस किस दिन किस किस मंथ प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे या लीव पे थे. ऑलराइट. डेटाबेस को ऑफिशियली हमारे सिलेबस के अंदर कैटेगराइज किया गया है. वो सबसे पहले कहता है फ्लैट फाइल. फ्लैट फाइल क्या होती है? डाटा स्टोर्ड या फिर अरेंज्ड in one long text. अगर आप डेटा को जो है वो टेक्स्ट के अंदर अरेंज कर दें तो वो फ्लैट फाइल कहलाती है. मैं आपको अपने नोट से दिखाता चला जाता हूँ. यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं. एग्जांपल्स मैं वहां से आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा. दिस इज फ्लैट फाइल. ठीक है. डाटा स्टोर्ड इन वन लॉन्ग टेक्स्ट फाइल. तो मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट, जितना मतलब जेन्युइनली शॉर्ट करना था मैंने इसको कर दिया, ठीक है, समझाने के लिए. बाकी देयर इज एन एग्जांपल व्हिच इज अ वेरी नाइस एग्जांपल. तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. इसको हम यहाँ पे अपनी इस जगह पे पेस्ट भी कर देते हैं. आप सबको एग्जांपल नजर आ रही है? देखो, वन लॉन्ग टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा किस तरह से उसने स्टोर किया. उसने बोला है एल नेम, एफ नेम, एज, सैलरी, और फिर उसमें बीच में उसने डिवाइडर लगाया हुआ. फिर उसने बोला है स्मिथ जॉन 35 to 80. फिर उसके बाद डो जेन 28 to 325. इसका मतलब ये है कि ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ये उसकी एज है और ये उसकी सैलरी है. ठीक है, ये उसका लास्ट नेम है, ये उसका फर्स्ट नेम है, ये उसकी एज और ये सैलरी एंड सो ऑन. कैन यू गेट द फील ऑफ इट? सो डेटा किस तरह से अरेंज किया गाइस. तो फ्लैट फाइल अगर आप डेटा टेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट के अंदर स्टोर करते हो, अभी भी जिन बच्चों ने डेटाबेस, क्योंकि मैं बच्चों को ए लेवल्स के अंदर आईटी भी पढ़ाता हूँ एड एक्सेल, तो उसमें हम जब एक्सपोर्ट करके दिखा रहे होते हैं, जब कभी मैंने, हालांकि बीइंग एन इंजीनियर स्टिल मैंने जॉब शुरू की थी, तो इन वन ऑफ द जॉब्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और एक्सेस को मेंटेन करना है. तो आपको जेडी समटाइम आपको हायर वो किसी पर्पस के लिए करते हैं इंडस्ट्रीज में, और पाकिस्तान में तो ऑफन, और काम आपसे 10 किस्म के ले रहे होता है. उसमें जब डेटाबेस को मैंने मैनेज किया था, मुझे पता चला कि यार आप सारे अपने डेटाबेस को, जो आपको टेबल्स के अंदर नजर आ रहा होता है, जो आपको ओरेकल, आपका अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और आपका OLX और दराज, उस सारे डेटा को एक्सपोर्ट करके आप खाली टेक्स्ट फाइल की फॉर्म के अंदर भी स्टोर कर सकते हो.
उस टेक्स्ट फाइल को दोबारा लोड करोगे तो फिर दोबारा उसको टेबल्स के अंदर अरेंज करके, फॉर एग्जांपल अगर इस डेटा को मैं इंपोर्ट करूं किसी एक्सेल की शीट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि उसको कॉलम बनाना है, एक लास्ट नेम का, एक कॉलम बनाना है फर्स्ट नेम का, एक एज का और एक सैलरी का, और उस कॉलम के अंदर उसको नेम्स को अरेंज कर देना है, लास्ट नेम स्मिथ, ठीक है, उसके बाद जॉन, फिर 35 to 80, समझ गए हो ना? तो इट्स स्टिल बीन इफेक्टिवली यूज। ये फ्लैट फाइल अभी भी इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आजकल के दौर में भी बैकअप करने के लिए हम डेटाबेस के अंदर यूज करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दिया जो कि कैम्ब्रिज के लिए रिक्वायर्ड नहीं था। चले बेटा, अगली चीज कहलाती है फ्लैट फाइल डेटाबेस। जो तुम लोग, अगर आपने ओ लेवल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा था तो उसमें पढ़ा होगा आपने फ्लैट फाइल। Sir, it is for small amount of data. यार फ्लैट फाइल डेटाबेस की शिफा डेफिनेशन ये बनती है कि भाई जब डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल हो, ये मेरा बच्चा बोला पीछे से, सही है, when there is only one table in which you can save or maintain the data, सही है। A flat file database is excellent वगैरह वगैरह वगैरह। For example, when there is only a single table in the database, that's it. So again, I'm gonna do this. I'm gonna just, because of the effectiveness of this information, मैं इसी को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स भी बनते चले जा रहा है। चलें जी, तो ये आपका फ्लैट फाइल डेटाबेस है। जब आपके पास एक ही टेबल हो, अब तुम इसके अंदर 5000 लोगों का डेटा, 15,000, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमने फर्स्ट नेम, सर नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, टेलीफोन, मे बी सम कंपनीज मेंटेनिंग अ डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर अगर आपके पास 25,000 कस्टमर्स भी हैं तो ये टेबल एक ही रहेगा। कल को अगर आपको लगता है कि यार हम इस डेटाबेस के अंदर इनका व्हाट्सएप का नंबर भी इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या इनके जो है वो ऑफिस का एड्रेस भी इंक्लूड करना चाहता है, तो इसी टेबल के अंदर ही आपको कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे। एक ही टेबल को आपने लंबा करते चले जाना है, दैट इज नोन एज फ्लैट फाइल डेटाबेस। इसके अपने पर्क्स हैं, अपने नुकसानात हैं, अपने बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन बेनिफिट्स कम है, नुकसानात हैं कि जब एक ही डेटाबेस को आप मेंटेन करते हो, उसी के अंदर डेटा को सर्च करना होता है, उसी में से कुछ कभी आपको जरूरत पड़ती है कुछ डेटाबेस को डिलीट कर दें, तो यस मशल। So is this an updated, was this an updated thing of the flat file, or it's the same thing? It's definitely update. Look, flat file के अंदर सिर्फ आप हाँ, exactly. ये Yes. updated वाला था ना? Okay, something new. yes, फ्लैट फाइल के अंदर सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हो। फ्लैट फाइल डेटाबेस में आप एक टेबल के अंदर डेटाबेस स्टोर करते हो। चलें जी, अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। इसके फीचर्स हैं जो मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे जब हम इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने चैप्टर 4 के भी करना है। तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ से मैं बच्चों को, मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन कम से कम मैं 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस प्रिपेयर करवाता हूँ, क्योंकि वो मोर देन इनफ होता है फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम। एनी केस, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस इज ऑल अबाउट व्हेन यू हैव मोर देन 1 टेबल्स, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से लेके चलते हैं। सो दिस इज इट। हम इतनी सी बात करेंगे, बाकी हम इसकी पिक्चर क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने अब बाकी सारी रिमेनिंग क्लासेस के अंदर डेटाबेस के हमने खुद ही इसकी पिक्चर्स ही बनानी है। मोस्टली हमने रिलेशनल डेटाबेस को ही पढ़ना है। बट रिलेशनल डेटाबेस जब आपके पास एक से ज्यादा टेबल्स हो डेटाबेस के अंदर, दैट इज रिलेशनल। क्यों कहते हैं इसको रिलेशनल, क्यों कहते हैं उबैद? क्योंकि टेबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करता है। डिफरेंट टेबल्स के इन बिटवीन जब रिलेशनशिप्स होंगे तो उसको बोलेंगे हम रिलेशनल डेटाबेस। टेबल्स के इन बिटवीन, ठीक है, कुछ नहीं होना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एक्चुअल थिंग। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी मैं थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ा के बोर करूंगा तुम लोगों को,
फिर मैं इसको आगे लेके चला जाऊंगा बेटा। आरडीबी रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। आरडीबी के भी बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगेन रिलेशनल डेटाबेस के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और फ्लैट फाइल डेटाबेस के एडवांटेजेस कम है, लेकिन मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा कि इसका डिसएडवांटेजेस, इसका एडवांटेज, ठीक है, ताकि याद रखना आसान हो। Alright, let's talk about database management system. इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, जितनी तुम्हें जब पास पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जब दोबारा बैठ के इस तरह की अपनी बुकलेट के ऊपर लिखवाऊंगा, सिर्फ उतनी याद रखिएगा। खास तौर पे जो मेरे अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं, मई जून वाले बच्चे इन नोट्स को दिल लगा के पढ़ सकते हैं। अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों को इन नोट्स को फिलहाल पढ़ना मना है, ठीक है। तो वो इफेक्टिवली मेरी जो प्रीवियस नोटबुक्स बनी हुई है वो मैं एक्सपोर्ट करके दे दूंगा। उस्मान के पास शायद लिखे हुए भी होंगे कुछ इस तरह की चीजें, तो वहां से कीजिएगा आप लोग, वरना इसमें डिटेल थोड़ी ज्यादा है। बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मॉडलिंग, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्ट। अच्छा यार गाइस, ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मैंने डाला हुआ है, लेकिन ये सिलेबस के अंदर ऐसे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा, ये दो चीजें हमेशा ये हमें थ्योरी सारी खुद से पढ़नी है, इतनी नहीं सारी? नहीं, नहीं मैं पढ़ाऊंगा, ये सब लेकर चलेंगे हम साथ साथ, डोंट वरी। सब वो लास्ट प्रीवियस चैप्टर की भी थ्योरी थी बहुत सारी ना? नहीं बहुत सारी नहीं थी, थोड़ी सी थी, उसमें ALU CU इस तरह की चीजें इंशाल्लाह हम कल Was करेंगे। the chapter for which you gave us a few pages? आपने पेज नंबर्स नोट कल डाउन कराए? कल जब हम चैप्टर 4 को डिस्कस करना शुरू करेंगे ना, तो यू विल कम टू नो कि हमने क्या चीजें छोड़ी हैं। बिल्कुल बच्चों वाली चीजें, छोटी सी। ऑलराइट। मेरा असल में पर्पस ये होता है मिशेल की, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना, जो मेजॉरिटी आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जो आप लोगों को लाजमी विदाउट मेरे साथ बैठे डिस्कस करके समझे बगैर कर नहीं सकते हो, तो उन क्वेश्चंस को मैं पहले करवा देता हूँ। और बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस मुझे पता है कि थ्योरी में तुम लोगों को एक दफा करवा दूंगा ना, तुम उसको मेरे पास दोबारा लेकर नहीं आओगे, तुम खुद उसको मैनेज कर लोगे। लेकिन मैं उन चीजों को पहले करवा रहा होता हूँ जिसको मैं करवा भी चुका होता हूँ, प्रैक्टिस भी करवा चुका होता हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स दे कीप कमिंग टू मी बिकॉज दे आर स्टक हियर एंड देयर समवेयर। My query is that my concern is that before the exams, एक दो क्लासेस में हम सिर्फ सारी थ्योरी keeping it aside, can we just talk about it or do it? मैं देखो चैप्टर 13 जब And हमने all the theory of all the chapters, if before the exams, if we just keep it aside and if we keep it in front of us and then we talk about it. बिल्कुल we If we will, can do that. Yeah, okay, that's okay then. Thank you. don't worry. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, वो मेक श्योर करती है कि जब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपके अगर दो टेबल्स के इन बिटवीन एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ हो, वो होता है प्राइमरी और फॉरेन कीज की वजह से। तो हम गलती से भी रिलेशनल इंटीग्रिटी मेक श्योर करती है कि कोई भी ऐसी फील्ड या रिकॉर्ड या डेटा डिलीट ना हो जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो खत्म ना हो जाए। उसको टेक्निकली इसके लिए तुम लिख सकते हो कि प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये मेक श्योर कर सकते हो कि उसके डिलीट होने से क्या हो सकता है, डेटा ऑर्फेंड हो जाता है, डेटा को आप लेटर ऑन सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको इंश्योर करवाने को हम क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि रिलेशनशिप से हम इंटीग्रेट रहे। इसको करेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अगली चीज जो है मैं जिस तरफ आप लोगों को लेकर आना चाह रहा हूँ, दैट इज हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। डेटाबेस को बेसिकली हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इसके अंदर रिलेशनशिप्स का, डेटाबेस रिलेशनशिप्स। बल्कि रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनशिप्स, इसके अंदर रिलेशनशिप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 1 to 1। 1 to 1 की मुझे सिर्फ एग्जांपल दो, क्या होगी? नहीं,
एक बुक टीचर 2 ऑथर। नहीं, 1 to 1 है। हाँ, तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ ना, कंट्री और कैपिटल। 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जो कैपिटल इस्लामाबाद, उसका एक ही कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक ही कैपिटल है, वो है इस्लामाबाद। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान की 2 कैपिटल है नहीं यार, वो हमारे लिए वाली बात बड़ा अलग है। ठीक है, तो दुनिया में उसका नेदरलैंड का क्या है? पेरिस किसका है? फ्रांस का। ठीक है, न्यू दिल्ली किसका? इंडिया का है। और बीजिंग, बीजिंग है शंघाई है? बीजिंग है ना। तो इस तरह से जो 1 to 1 रिलेशनशिप होगा, वो एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, बाकी हम जब इसको नीचे डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे भी हम सीखते चले जाएंगे। 1 to many, सर अब ये हो सकता है ना कि एन ऑथर 2 बुक्स। नहीं, अभी भी नहीं। एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा टीचर्स हो सकते हैं। अच्छा, चले यहाँ पे हम लिख देते हैं बायोलॉजिकल मदर, ठीक है, एंड हर चिल्ड्रन। So one mother can have more children, but all the children will gonna have one biological mother. ठीक है बेटा, biological mother, ये इंटरनेशनल बाय डिफॉल्ट लॉ है। इसीलिए कहते हैं कि जब आखिर में इंसानों को पुकारा जाएगा तो नॉट विद देयर फादर्स नेम बट देयर मदर्स नेम, प्रिसाइसली। तो ये इट्स पार्ट ऑफ फेथ एज वेल। अच्छा, खैर, हम यहाँ पे बायोलॉजिकल मदर, चिल्ड्रन, कंट्री और कैपिटल लिखा हुआ है मेरे नोट्स के अंदर भी, क्योंकि सबसे अच्छी वैलिड एग्जाम्पल चाहिए हैं। और जो एग्जाम्पल तुम मुझे शिफा बार बार दे रही हो, बताना दोबारा जरा। एग्जाम्पल पहले बता दो, मैं लिख लेता हूँ। ऑथर और ऑथर एंड बुक्स। यस, ऑथर्स और बुक्स। इसके अंदर मैं एक और चीज यूज करने के लिए जा रहा हूँ, जिसको हम क्रो फुट कहते हैं, दिस थिंग। ठीक है, वन बायोलॉजिकल मदर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन। ये 1 to 1 हो गया। वन बुक कैन बी रिटन बाय मोर देन 1 ऑथर्स, ठीक है, एंड 1 ऑथर कैन राइट मोर देन 1 बुक्स। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशन होगा, क्योंकि कि समटाइम आपकी जो कोई एक किताब है उसके एक से ज्यादा ऑथर्स होते हैं, वो मिलके उसको लिख रहे होते हैं। तो ये चीज कहलाती है मैनी टू मैनी। ठीक है, चलेंगे। ऑलराइट, अब इसमें एक तुम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ी सी। इसको अगेन मेरे नोट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम लोगों को इसको इसी बिल्कुल एग्जैक्ट चीज को पास्ट पेपर के क्वेश्चन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो रादर के मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये पूरा समझाऊं, जो मैं पहले जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो बड़े शौक और जौक के साथ बताया करता था, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव तरीका ये है कि मैं तुम लोगों को पास्ट पेपर दिखा दूं। तो वीडियो रेंटल कस्टमर, इसमें सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि जब हम रिलेशनल डेटा बेस के अंदर रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है ये अलाउ नहीं होता। हम इसको ऑफ्टन इसको हम जो है वो इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को खत्म करके 1 to many के अंदर ले आता है। ठीक है, तो डू रिमेम्बर दैट। तो मैनी टू मैनी इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर आप सर्च नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। चलो, एक चीज हमने बेटा ये समझ ली। अच्छा, एक चीज का क्योंकि मैं पीछे बार बार जिक्र करूंगा तो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। एंटिटी, इसकी डेफिनेशन भी आती है जो तुम मुझे उस दिन पूछ रहे थे। एंटिटी यार डेटाबेस में वो चीज होती है जिसके लिए आप डेटाबेस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे तुम लिखा हुआ देख रहे होगे
कि एंटिटीज जो है वो कार्स हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर के लिए आप डेटाबेस बनाते हो, ठीक है। इसकी मैंने बल्कि एक और इसको अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्कूल के अंदर डेटाबेस बनाओगे, एक कॉलेज के अंदर, तो एंटिटी क्या हो सकती है? स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनेगा, स्टूडेंट का नेम, उनका फोन नंबर, उनका रोल नंबर, उनके मार्क्स वगैरह वगैरह, बिल्कुल उनकी फी कलेक्शन, जो कि कैफ तुम लोगों का डेटाबेस मेंटेन कर रहा होता है। तो अगर किसी शोरूम के लिए डेटाबेस बनाओगे तो किसके लिए बनाओगे? कार्स के लिए बनाओगे, ठीक है। उसके अंदर कार्स का मेक, मॉडल, वेरिएंट क्या है, उसका ईयर कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से एंटिटी इज व्हाट फॉर एक्चुअली यू क्रिएट द डेटाबेस फॉर। उस्मान, ये देखो जो मैंने तुम्हें कल बताई थी तकरीबन वही बात लिखी हुई है, लेकिन मेरी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है। एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ कॉन्सेप्ट अबाउट व्हिच द डेटाबेस इज कलेक्टेड फॉर। ओके, अच्छा जी। एक चीज और भी है, ER डायग्राम, लेकिन ये मैं तुम लोगों को पास पेपर के थ्रू ही अभी दिखाऊंगा। थ्योरी के अंदर मुझे आप लोगों को एक चीज और करवानी है, ये वाली चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चले गाइस, एक डेफिनेशन छोटी सी और लिखिएगा। हमने डेटाबेस रिलेशनशिप्स का जिक्र कर लिया। अगली चीज रिलेशनशिप के अंदर ही हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लें। ये मेरे अपने अल्फाज हैं जिसको मैंने जरा कोट एंड कोट किया हुआ है, लेकिन ये बहुत काम आने वाली चीज है। क्या लिखा हुआ है मैंने छोटे से बॉक्स के अंदर? Can you guys read this? The many side is usually the foreign key, the one side is usually the primary key. तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी हमें थोड़ा सा लेना, ठीक है। चलें जी, let's talk about the keys now. Database keys. कोई मुझे बता सकता है कि प्राइमरी की क्या होती है? Sir, which identifies uniquely in each record. सही है। प्राइमरी की uniquely identify a specific record in the database, ठीक है। अच्छा, फॉरेन की क्या होती है? ठीक है, a primary key of one table present in another table. La ilaha illallah. A primary key of a table present in another table. बेटा पर्पस क्या होता है फॉरेन की का? टू क्रिएट रिलेशनशिप, लेकिन उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अच्छा, फिर कैंडिडेट की भी होती है, सेकेंडरी की भी होती है, कंपोजिट प्राइमरी की खैर वो कंपोजिट हो नॉन कंपोजिट हो वो प्राइमरी की होती है, कंपोजिट हो या नॉन कंपोजिट हो वो फॉरेन की होती है। कंपोजिट का मतलब ये कि ऐसी की जिसको हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिला के, फील्ड्स को मिला के बनाता है। कैंडिडेट की होती है जो प्राइमरी की हो सकती है। अच्छा देखो, यहाँ ना मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा सा अब चीजें वेग लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब तक तुम लोग फिजिकली देखोगे नहीं डेटाबेस को,
तो समझोगे नहीं, मुझे एट्रीब्यूट्स का, फील्ड्स का, उनका भी थोड़ा सा जिक्र करना है। हाँ, कंपोजिट की, प्राइमरी और अ फॉरेन की एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल मैं दिखा के बता देता हूँ। एक प्राइमरी की या फॉरेन की जिसके अंदर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे वो कंपोजिट की है, कंपोजिट प्राइमरी की है। कंपोजिट का मतलब होता है एक फील्ड के बजाय आप ज्यादा फील्ड्स को मिला के की बनाओ उसको। जैसे प्राइमरी की क्या कोई एग्जांपल देंगे हो तो आप कुछ भी किसी टेबल में दे सकते हो ना। हाँ तो टेबल दिखा के दूंगा ना मेरा बच्चा, टेबल देखेंगे तो टेबल देख के पता चलेगा। चलो, फॉरेन की को भी हमने जिक्र कर लिया, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यूज होती है। सेकेंडरी की, और उसके बाद हमारे पास, हाँ ठीक है, फॉरेन की पॉइंट्स टू रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। अच्छा, अ प्राइमरी की ऑफ अ टेबल प्रेजेंट्स इन अनदर टेबल, ठीक है। दूसरा इसका हम ये पॉइंट लिखेंगे कि used for creating relationships among tables। अच्छा जी, नॉर्मलाइजेशन बार बार मेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम अभी शुरू ना करें। प्राइमरी की हो गया, एडिशनल पार्ट, फॉरेन की हो गया, प्राइमरी की इज मेन वे वगैरह वगैरह। ऑलराइट, इसके अंदर हमने कुछ कीज हमारी मिसिंग है, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट की। ओके गाइस, कैंडिडेट की, सब बच्चे मेरे साथ हैं? एवरीबॉडी पे अटेंशन। हम थोड़ी देर के लिए बीच में शायद रेस्ट मोड में चले गए थे। बेटा कैंडिडेट की ए एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट, ठीक है, या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी, दैट कैन एक्ट, दैट कैन बी ए प्राइमरी की। हाँ बिल्कुल, टेबल के अंदर कोई ऐसा बंदा, कैंडिडेट कौन होता है अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट है अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है, तो कैंडिडेट की। आज ऐसे नाम नहीं लेते बेटा। चले जी, बेटा अब हम बिल्कुल एक जेन्युइन चीज की तरफ जा रहे हैं, और इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे चाहिए होंगे, आप लोग इसको बहुत सारे सवालात मुझसे कीजिएगा। आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ स्मॉल टॉपिक जिसके अंदर हम ER डायग्राम का जिक्र भी करेंगे। मैं इसी बुकलेट के अंदर, जो हमारे चैप्टर 8 की बुकलेट है, उसी में से कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। लेट मी ट्राई टू पिक अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी लिटिल बिट न्यू, लिटिल बिट रिफ्रेशिंग। आई थिंक दिस वन इज नाइस। चलें जी, एवरीबॉडी यू ऑल कैन सी, सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन? अशल, अतीब, इंशरा और शिफा और उस्मान और उबैद, हमना बेटा आप भी, और आसिफा बेटा आप भी, सब बच्चे यहाँ पे देखो। अब बेटा ये जो चैप्टर 8 का हमारा ये बुकलेट है, उसका पेज नंबर 53 है, उसके ऊपर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और इसको हम पहले अपने बुकलेट के ऊपर ले आते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी है, थ्योरी को भी इंशाल्लाह हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जितना हम कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की, DDL और DML की, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की, तो फिर उसको हम उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। चलें जी, लेट्स ट्राई टू गेट इट डन। पेज नंबर 53 के ऊपर एक क्वेश्चन है। नहीं, ये बुकलेट के अंदर नहीं होगा, बुकलेट के अंदर और क्वेश्चंस भी हैं,
लेकिन ये बुकलेट के अलावा वाला क्वेश्चन है। बेटा आप सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है? अभी नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, अब नजर आ रहा होगा आप सबको। कैन एनीबडी रीड दिस फॉर मी? हमजा पढ़ो। Oh, sorry. डेटाबेस का नाम क्या है मुझे बताओ? डेटाबेस का नाम है वेब डेटा। Web data? बिल्कुल, दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस दैट स्टोर्स द साइट्स इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे पास कितने टेबल्स इसने मेंशन किया हुआ है? टेबल के नाम क्या क्या है? यूजर, फोटो और टेक्स्ट पोस्ट। ठीक है, क्या अब ये कुछ चीजें मैं थोड़ी सी एडवांस पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपने पहले इनको ना सुना हो, लेकिन इनको आपने साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी करते चले जाना। यूजर, फोटो और टेक्स्ट पोस्ट के अंदर यूजर टेबल के अंदर क्या हमारे पास प्राइमरी की है? प्राइमरी की का नाम क्या है? कैसे पता चला? क्योंकि उसको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यूजर टेबल के अंदर भी है वो प्राइमरी की यूजर नेम, फोटो के अंदर भी और टेक्स्ट पोस्ट के अंदर भी। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो यूजर नेम है जो कि प्राइमरी की है यूजर टेबल के अंदर, क्या वो किसी और टेबल के अंदर नीचे फोटो या टेक्स्ट पोस्ट के अंदर मौजूद है? गाइस देखो, मैं जब टेबल्स का जिक्र कर रहा हूँ, दीज आर द टेबल्स, ओके, और दिस इज द यूजर टेबल, दिस इज द फोटो टेबल, दिस इज द टेक्स्ट पोस्ट टेबल, ओके। यूजर टेबल के अंदर वी हैव अ प्राइमरी की यूजर नेम बिकॉज इट इज अंडरलाइंड। क्या यूजर नेम किसी दूसरे टेबल के अंदर मौजूद है? किसके अंदर? फोटो के अंदर भी है, अच्छा, और टेक्स्ट पोस्ट के अंदर भी है। तो अगर ये यूजर नेम जो कि प्राइमरी की है ये एज इट इज अगर फोटो के अंदर मौजूद है तो ये क्या कहलाएगा? क्योंकि अगर किसी टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में पाई जाती है तो उसको हम एज अ फॉरेन की के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसको हम स्टैरिक के साथ मेंशन भी कर सकते हैं। क्या यही यूजर नेम इस टेबल के अंदर भी मौजूद है? मौजूद है, तो इसको भी हम इस तरह से बना देंगे, ये भी इस टेबल की फॉरेन की बन जाएगी। तो इसलिए मैंने प्राइमरी और फॉरेन की डेफिनेशन के ऊपर जोर दिया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यस मशल, आप कुछ पूछना चाह रही हो? I'm so sorry, my mic is open. I did not know. No, sir, I don't have any question. Okay. अच्छा, explain how the relationship between the table user and photo has been implemented. ये क्वेश्चन भी हो सकता था। या how a relationship in between user and text post has been implemented. ये हो सकता था, ये भी मैंने फॉरेन की के अंदर लिखा है कि आप फॉरेन की को यूज करते हो टेबल्स के बिटवीन रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। और ऊपर मैंने यहाँ पे एक चीज आपको और भी दिखाई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल तुम लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, कि जो वन वाली साइड होती है वो होती है प्राइमरी, और जो फॉरेन वाली साइड होती है वो होती है मैनी। दोबारा याद करो, इसको रट्टा लगाओ मेरे साथ। प्राइमरी वाली साइड वन, मैनी वाली साइड फॉरेन। चले जी, ये सबक पढ़ने के बाद हम दोबारा नीचे इस एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो भाई यूजर और फोटो के दरमियान रिलेशनशिप कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि इसको मैं एक दफा बता देता हूँ, इसको रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको एक दफा सुन भी लो। ये चीजें बार बार रिपीट करने वाली नहीं होती, इतनी सिंपल होती हैं। बेटा देखो, यूजर टेबल के अंदर यूजर नेम प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और यही यूजर नेम जो कि प्राइमरी की है यूजर टेबल के अंदर, ये एक्ट कर रही है एज अ फॉरेन की इन फोटो टेबल। इस वजह से इन दोनों टेबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा वन टू मैनी का। ठीक है, वन वाली साइड प्राइमरी होगी और फॉरेन की वाली साइड मैनी होगी। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। मैं अगर हूंगा तो मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा कि यूजर नेम acts as a primary key। असल में हमारे एग्जामिनर को चाहिए होता है प्राइमरी की, फॉरेन की, वन टू मैनी रिलेशनशिप, ये बस 3 या 4 कीवर्ड्स चाहिए उसको बस। यूजर नेम acts as a primary key इन यूजर टेबल। देखो टेबल का नाम मैं ऑल कैपिटल में लिखूंगा, ये एक गुड प्रैक्टिस है आपकी डेटाबेस जब आप कर रहे होगे। इन यूजर टेबल एंड यूजर नेम acts as
foreign key in which table? Photo table. फोटो को भी हम ऑल कैपिटल में लिखेंगे in photo table. Hence, one to many. अगर आप बहुत अच्छे बन रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हो कि यूजर टू फोटो रिलेशनशिप इज क्रिएटेड. समझ में आ रहा है बेटा सब बच्चों को? अब इस जैसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग संभाल लोगे या नहीं? अगर कुछ पूछना तो पूछ लो मुझसे, दिस इज द राइट टाइम. तो इस तरह से दो टेबल्स के इन बिटवीन. अच्छा बेटा एक चीज और, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि जो ये तुम्हारा यूजर टेबल है ना, आपने इसको इमेजिन ऐसे ही करना है कि भाई ये एक टेबल है और यूजर नेम की पूरा एक कॉलम बना हुआ है. फर्स्ट नेम का कॉलम बना हुआ है, सेकंड नेम का कॉलम बना हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बना हुआ है. ठीक है, इस तरह से मैं एक तरह का इस तरह का और क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि थोड़ा कॉलम का और रोज का रिकॉर्ड किसको कहते हैं, फील्ड और एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, वो चीजें भी आपके रिकॉल हो जाए. बेटा नीचे वो कह रहा है कि ड्रा एन ER डायग्राम. तो हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बनाना सीखनी है. ER डायग्राम पार्ट होती है आपके लॉजिकल स्कीमा का. सही है. और ये जो ऊपर आपको टेबल डेफिनेशंस दी हुई है ये पार्ट होती हैं आपकी डेटाबेस डिक्शनरी का. यस, मेरा थ्योरी को असल में पढ़ाने का बाद में रीजन ही ये होता है कि तुम लोग जो प्रैक्टिकली चीजों को देख चुके हो ना उसको फिर को रिलेट कर पाते हो. ठीक, ये जो टेबल्स की डेफिनेशंस दी हुई है कि यार यूजर नेम है, इसमें प्राइमरी की होगी, बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स हैं, उनके नेम ये होंगे, डेटा है बेसिकली आपका डेटा. ठीक है, और ये जो हम नीचे अब डायग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं रिलेशनशिप्स की, इसको हम लॉजिकल स्कीमा कहते हैं. लॉजिकल स्कीमा का मतलब ये कि हम डेटाबेस को लॉजिकली, अभी हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो हम अभी क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं. अभी हम डेटाबेस को बना नहीं रहे, उसको हम कोड नहीं कर रहे. कोड करने से पहले उसको लॉजिकली बना के देख रहे हैं. तो ये सारे. Vandesha, यस मिशेल. can you please tell me the page number of this 53. question? 53 53. and what booklet is this? दिस इज हमारी वेबसाइट के ऊपर चैप्टर 8 डेटाबेस. Okay, sir, thank you. ओके बेटा, अब इसकी ER डायग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं. जब भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी टेबल्स उतने समटाइम हमें बॉक्सेस बने हुए देता है, समटाइम हमें बनाने पड़ता है. एक बॉक्स ये बन गया और एक बॉक्स हमारा ये बन गया और एक बॉक्स हमने यहाँ पे नीचे बना दिया. ठीक है, इस तरह से. चले जी, हमारे पास 3 बॉक्सेस बन गए. तो जितने हमारे पास ऊपर टेबल्स हैं उतने हमने बीच में इसके बॉक्सेस के नाम लिख देने हैं. एक टेबल हमें यहाँ पे यूजर लिखा हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, एक टेबल का नाम हमें फोटो लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक टेबल का नाम हमें टेक्स्ट पोस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है. तो बताओ भी नीचे मैं क्या लिखूंगा. एक बॉक्स के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ. इसकी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको किस ऑर्डर में लिखें, लेकिन मैं एक चीज आपको थोड़ा बता दूं, आप भी उस विजन को यूज कीजिएगा. यूजर यहाँ पे फॉरेन की है, यूजर इधर फॉरेन की है, तो इसका मतलब कि मैं ट्राई करता हूँ कि यूजर को बीच में लिखता हूँ. आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगेगा. ये यूजर, इधर क्या लिखना है, फोटो, और इधर क्या आएगा, टेक्स्ट पोस्ट. ठीक है, चलें जी. मतलब बेसिकली जो वेब डेटाबेस बनाया जा रहा है ना, वो ये बनाया जा रहा है कि अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टिकटॉक पे. टिकटॉक है तुम्हारा? नहीं है? क्यों नहीं है यार, मेरा तो है. ठीक है, मेरे लेकिन एजुकेशनल स्टफ है सारा उस पर, वो नहीं गाने वाने लगे हैं, वो वाला सीन नहीं है. स्नैपचैट पे. ठीक है, अगर नाहिल नहीं है ना हमारे से, वो होता तो मैं 4 किस्म की और भी गिनवा देता. प्री प्रमोशन आया था.
तो भाई इस तरह की किसी जगह पे यूजर क्या कर रहा है कि वो अपना फोटो भी अपडेट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, और वो टेक्स्ट पोस्ट भी कर रहा है ना, जैसे फेसबुक के ऊपर अपना टेक्स्ट पोस्ट भी कर सकते हो। तो वन यूजर कैन, अब इसको गौर से सुनिएगा, इसको मैं दोनों एस्पेक्ट से बताऊंगा। बेटा यूजर नेम फोटो के अंदर फॉरेन की के तौर पे मौजूद था, वन वाली साइड प्राइमरी होती है, और जो फॉरेन की वाली साइड है कौन सी होती है, मैनी। इसका मतलब ये कि यूजर और फोटो के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा। ये हमने यहाँ पे इसकी बात भी कर दी। इसी तरह से मुझे दोबारा गौर से सुन लो, ये यूजर नेम एज अ फॉरेन की के तौर पे मौजूद है, ये यूजर नेम इस टेक्स्ट पोस्ट के अंदर भी फॉरेन की के तौर पे मौजूद है। वन वाली साइड जो है वो मैनी, वन वाली साइड जो है वो प्राइमरी होती है, और फॉरेन की वाली साइड, ये जो बेटा क्रो फुट है ना, ये मैनी वाली साइड, ये मैनी है, ठीक है। वन वाली साइड वन है, ये वाली साइड मैनी है, ठीक है, पंजे वाली साइड, इस तरह से। तो ये मैनी The वाली साइड, username in photo is also foreign key, right? बिल्कुल। तो इसलिए वन दिस इज जो है वन टू मैनी, एंड दिस इज ऑल्सो वन टू मैनी, ठीक है। Yes, okay. ओके, तो अब यहां पे हमारा बनाना रहता है ये वाली चीज, एक यूजर एक से ज्यादा, अब इसको मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं, एक यूजर एक से ज्यादा अपने फोटो पोस्ट कर सकता है, और एक यूजर एक से ज्यादा टेक्स्ट पोस्ट कर सकता है। इसको हम फर्दर और डिस्कस करते चले जाएंगे जब आगे जाके और डेटाबेस पढ़ते चले जाएंगे, जब इसके लिए हम एसक्यूएल के ऊपर भी काम करेंगे। बेटा सब कुछ ये समझ में आ रही है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनती है। अगले क्वेश्चन की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आप खुद बना सकते हो। अच्छा, मुझे कुछ बच्चों ने स्टार्ट द न्यू, अच्छा आसिफा ने भी न्यू चैप्टर का कहा था। अच्छा, ये जितने मेरे बच्चे न्यू चैप्टर को वाउच कर रहे हैं बेटा, कल हमने दोबारा चैप्टर 4 के पास पेपर्स करने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एनी केस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ नई चीजें थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस करते चले जाओ। ये एंटिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम बाद में देखेंगे। बेटा मैं इस जैसा एक बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, और उसको आप खुद से कीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इसी बुकलेट के अंदर ही क्वेश्चन दिखा दूँ। Alright, अच्छा guys, just to before moving forward towards any direction, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूजर नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, यही था ना ऊपर, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा यूजर टेबल है। तो जब वो टेबल की डेफिनेशन ऊपर दी हुई है ना, टेबल की डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है, ये देखो, ये टेबल की डेफिनेशन है, सही है। तो दिस इज टेबल की डेफिनेशन। लेकिन व्हेनेवर यू सी अ टेबल की डेफिनेशन, यू हैव टू इमेजिन के एक इस तरह का टेबल एग्जिस्ट करता है। यूजर नेम, ठीक है, यूजर टेबल का नाम है, इस पूरे टेबल का नाम यूजर है, उसके अंदर यूजर नेम की एक पूरी, अच्छा अब फर्दर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो इस तरह हमारे पास कॉलम्स है, इन कॉलम्स को हम कहते हैं फील्ड्स, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। सबको याद रहेगा? या इसकी एक पिक्चर लेके मैं तुम लोगों को ये भी थोड़ा सा वंस फॉर एन ऑल एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोग गलती ना करें। So what page is this? 154 पेज होगा, उससे क्या आ गया? The next page तो? हाँ, नेक्स्ट पेज। तो बेटा ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने टेबल जो है वो यहाँ पे निकाल लिया है ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूं। हालांकि तुम लोगों को पता होगा, फिर भी जैसे इनकेस आप मुझे बताते चले जाइएगा, ठीक है। ये हमारे पास यूजर टेबल है, ऊपर वाले क्वेश्चन में से मैंने निकाला हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि जो आपका डेटा इस तरह से अरेंज हुआ हुआ है, लाइक इस डायरेक्शन के अंदर, यूं, इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे, एट्रीब्यूट का एक और नाम भी है, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, वेरी गुड, और कॉलम्स, इनको हम कॉलम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स बेसिकली डेटाबेस के अंदर हम कॉलम्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डेटाबेस के अंदर वर्ड यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स का या फील्ड्स का।
तो कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट से फील्ड्स कहते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि भाई यूजर के एट्रीब्यूट्स क्या है, यूजर का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका मतलब यूजर वाले टेबल के अंदर उसके हमने कितनी खुसूसियात एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा यार ये चीज जो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, ये जो अगर इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास पड़ा है ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज बेसिकली, इस रो को आप कहते क्या हो, रो तो एक आम वर्ड है ना, रो के लिए रिकॉर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और नाम भी था इसका डेटाबेस के अंदर, कम ऑन यार, मुझे लगा तुम सबको पता है इसलिए मैं बता नहीं रहा था। रो को हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, बेसिकली रो हम नहीं बोलेंगे डेटाबेस में, हम रिकॉर्ड्स बोलेंगे। एक और इसका वर्ड था, इसका क्लासिकल नेम है जो अभी भी यूज होता है, दैट इज नोन एज टपल, ठीक है। तो इस यूजर टेबल के अंदर एट दिस वेरी मोमेंट, वो जो आपने आईजीसीएसई ओ लेवल्स में किया होगा, इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं आपको, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो कि आप यूजर टेबल की डेफिनेशन के अंदर भी देख सकते थे, ठीक है। डेफिनेशन में होता है कि आप टेबल बना देते हो, रिकॉर्ड्स आप बाद में डालते रहते हो, असल मकसद होता है डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना, ठीक है। और इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं इस वक्त, 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, यूजर नेम, जेम 1 2 3, पर्पल स्काई वगैरह वगैरह। अच्छा 5 सबसे टॉप पे है ना, इसको हम कहते हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है, दिस थिंग इज बेसिकली नोन एज एट्रीब्यूट नेम्स, ठीक है भाई, भूलिएगा मत। A2 वाले बच्चों का टाइम शुरू हो गया है क्या? हाँ बता देता हूँ। डेटाबेस पढ़ाते हुए ना हम भूल गए कि हमने A2 को भी पढ़ाना है। सर मैं कहने वाली थी कि हमारे A2 की क्लास का टाइम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, बिफोर जंपिंग इन गाइस, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन तुम लोगों को पंच कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। आफ्टर नोइंग दिस, आफ्टर डूइंग दिस, आई ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल आफ्टर टुडेज क्लास इन डेटाबेस, और ये कल मैं सबसे पूछूंगा फर्स्ट हैंड, पहले पूछूंगा, फिर आप लोगों ने इसको मुझे बताना है, और फिर मैंने चैप्टर 4 के आपको पास पेपर्स करवाना है। पेज नंबर 57, page number, stay with me guys, page number, यहाँ तक। ER डायग्राम के लिए बकायदा जगह भी बनी हुई हो, ये सही है। टेबल डेफिनेशन, ER डायग्राम का एक क्वेश्चन आ गया 64 पे, और ये मजे का 67, गुड। अब बेटा पेज नंबर 64 और 67 के ऊपर आप मुझे सिर्फ ER डायग्राम्स बना के दिखाइएगा। ER डायग्राम के टेबल डेफिनेशंस के नीचे टेबल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ उनके इन बिटवीन 1 to many के रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप्स किस तरह से क्रिएट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल मौजूद है, उसके अंदर अगर इंस्ट्रक्टर आईडी मौजूद है, तो ये इंस्ट्रक्टर आईडी यहाँ पे अगर मौजूद है इस इंस्ट्रक्टर कार के अंदर, गौर से देखिएगा। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ बिफोर आई लीव यू पीपल विद दिस 64 एंड 67, बेटा देखो, इंस्ट्रक्टर आईडी प्राइमरी की है इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर, और इंस्ट्रक्टर जो कार यहाँ पे नजर आ रहा है ना, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर आईडी अंडरलाइन है, लेकिन ये इस रजिस्ट्रेशन के साथ मिलके अंडरलाइन है। तो जब किसी एक टेबल के अंदर आप 2 कॉलम्स को, 2 एट्रीब्यूट्स को अंडरलाइन करते हो, तो वो कहलाती है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट का मतलब कि इसको 2 फील्ड से मिला के बनाया गया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर आईडी रजिस्ट्रेशन मिलकर एक प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी एज अ फॉरेन की के तौर पे काम करेगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आईडी इंडिविजुअली एज अ वन
ये प्राइमरी की के तौर पे काम करी इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर। तो इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर कार के इन बिटवीन वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, कार और इंस्ट्रक्टर कार के अंदर भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे ये फॉरेन की है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट और लेसन के इन बिटवीन वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। फर्दर इंस्ट्रक्टर और लेसन के दरमियान भी रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, इस जगह पे ये फॉरेन की के तौर पे काम कर रही है। तो इन सब चीजों को देखकर आपने रिलेशनशिप्स क्रिएट करना है। पेज नंबर 64 भी, पेज नंबर 67 के ऊपर भी। द वर्ड्स आर इन माय रिकॉर्डिंग एज वेल। इसको भले लास्ट में बिल्कुल आगे फॉरवर्ड करके सुन के कर लीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ।